बच्चों, तो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, जो कि है हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास में आफ्टर थर्मोडायनेमिक्स। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन वर्क कर रही है। ठीक है, जहाँ पे भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। इन कैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो A प्लस बी हमारे पास प्रेजेंट है, फॉर्म कर रहा है हमारे पास C प्लस डी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, सब कुछ सेम है इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के केस में हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर फिजिकल प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इन केस हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है फिजिकल प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, द चेंज इन फिजिकल स्टेट in equilibrium are known as physical equilibrium। अब इसके अंदर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रोसेस या फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम की, तो उसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। हमारे पास आ जाता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, इसमें क्या है हमारे पास, इससे हम क्या समझते हैं तीनों टाइप से, कि इन केस हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो हमारा सॉलिड में प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड से हम वापस उसको क्या कर सकते हैं, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिक्विड एंड गैस, लिक्विड में प्रेजेंट था, गैस में कन्वर्ट हुआ, वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। थर्ड आ जाता है हमारे पास सॉलिड में प्रेजेंट था, गैस में कन्वर्ट हुआ और गैस से हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेके चलो। मान लो हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर से हम आइस भी बना सकते हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं, वेपर भी बना सकते हैं। वेपर्स प्रेजेंट है, उसको क्या देंगे हम, थोड़ा सा कूल टेम्परेचर देंगे, फ्रीज करेंगे तो हमारे पास वाटर बन जाएगा, वाटर को और फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगी, आइस को हम हीट करेंगे तो वाटर बन जाएगा, वाटर को हीट करेंगे तो वेपर बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास चेंज इन फिजिकल स्टेट इन इक्विलिब्रियम के अंदर। एक जो मेजर पॉइंट आ जाता है इसके अंदर कि इक्विलिब्रियम की जो प्रोसेस है वो ऑलवेज हमारी क्या होती है, क्लोज कंटेनर के अंदर होती है, ओपन के अंदर नहीं हो सकती। अब ये क्यों होती है, मान लो हमारे पास कोई बर्नर प्रेजेंट बिकर है और नीचे उसने बर्नर लगा रखा है और हम उसको हीट दे रहे हैं, उसके अंदर क्या है, हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, हीट देते जाएंगे वो क्या होगा, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। और इन केस वो क्या है, ओपन है, ओपन है तो वेपर्स बाहर निकल जाएंगे, इवेपोरेशन हो जाएगा। और यही अगर वो बर्नर क्लोज्ड है, ठीक है, जो हमने बीकर लगाया था वो क्या हुआ, क्लोज है, ऊपर से लेयरिंग है, तो हमारे पास जितने वेपर्स होंगे वो जाके वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो वेपर्स इकट्ठे होने के बाद वहीं पे कलेक्ट होने के बाद उसको हम दोबारा वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ओपन होगा तो वो उड़ जाएगा वाटर, तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। मान लो ये जैसे हमने एक बर्नर लिया, बीकर लिया, नीचे हमने लगा दी फायर, अब इसके अंदर मान लो वाटर था, तो हाई टेम्परेचर पे गया है, क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इन
ओपन सिस्टम। अब हम बात करते हैं क्लोज के लिए। इसमें क्या है, हमारे पास कवरिंग प्रेजेंट है, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट था वो जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसको हम कलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, वापस वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल प्रोसेस पे। केमिकल प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारे पास होमो और दूसरा होता है हमारे पास हेट्रो। ठीक है, होमो और हेट्रो से हम क्या समझते हैं कि जहां पे हमारे पास क्या होती है, लेयरिंग विजिबल होती है। होमो के अंदर क्या होता है, जो दो हमने सॉल्यूशन लिया वो एक दूसरे के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हेट्रो के अंदर क्या होता है, हमारे पास लेयरिंग विजिबल होती है, या फिर बाउंड्रीज बोल सकते हैं कि बाउंड्रीज जो है हमारे पास विजिबल होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ग्राफ बनाएंगे हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का। इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, जिसे केस में हम क्या बोल सकते हैं, जो ऊपर वाला है मान लो ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और नीचे वाला है ठीक है। अब हमारे पास जब हम रेट निकालते हैं तो रेट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब इनके साथ किसी को याद नहीं रहता कि कंसंट्रेशन किस तरफ है और टाइम किस तरफ है, तो ये दिमाग में रखो कि टाइम को हम रोक नहीं सकते, तो टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो नीचे क्या होगा हमारे पास टाइम और यहाँ पे आएगी कंसंट्रेशन। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट आ जाता है हमारे पास कॉमन, इसको हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी सबको। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोडक्ट के लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, फॉर रिवर्सिबल। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब इसके केस में जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए, तो हमारे पास क्या बात करते हैं, जो ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इक्विलिब्रियम रीच। इसको हम बोल सकते हैं फॉर प्रोडक्ट, इसको हम बोल सकते हैं फॉर रिएक्टेंट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। इसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम के केस में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ लॉ प्रेजेंट है। जैसे कि फर्स्ट आ जाता है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जब हम निकालते हैं हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट एंड इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको हम नॉर्मल अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आर ए एंड बी। ये वाला फॉर्मूला जो है हमारे पास कई जगह पे हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास जो हम न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करेंगे, प्लस में इज इक्वल टू सी सी प्लस में डी एंड डी। एक ही इक्वेशन होती है हमारे पास जो हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, इस टर्म को यूज करते हैं इन द केस ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक और जो आता है हमारे पास वो है लॉ ऑफ मास एक्शन।
जो ये वाली इक्वेशन है ये हमारी ऑल्सो यूज्ड इन लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की टर्म के लिए जब हम बात करते हैं तो भी हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड के बारे में जब हम बात करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट को हम दिखा देते हैं आर से, फॉरवर्ड के लिए बात करें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। अब इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास ये ए बी एंड बी। अब इनके हम बात करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए, आर बी इज इक्वल टू, ठीक है, लेकिन हमने क्या लगाया यहाँ पे इक्वल टू लगाया, तो इक्वल टू के साथ हम क्या लगाएंगे, रेट का आर। इनकेस अगर हम इक्वल टू यूज नहीं करते तो हम लिखते हैं इसको आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास ए एंड बी सेम इसमें करेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी होंगी सबको आई होप। इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ हमारे पास है, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट के लिए इनकेस हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट के लिए तो हम लिखते हैं के सी इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन में बैकवर्ड। ठीक है, फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें रिलेशंस की।